तो दोस्तों अब काफ़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है। और जो अभी जानकारी है वो ये कि जो रूस की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि रशिया और नेटो के जो वार्ता हुई थी दिसंबर में, उसमें अमेरिकन साइड ने ये बताया था कि रूस की ये शर्त कि नेटो अब और एक्सपैंड नहीं करेगा, ये अमेरिका को अस्वीकार्य है। अ, ये खुद डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी रैबकॉफ ने एक सेमिनार के दौरान जो है खुलासा किया। इसके अलावा जो है रशियन डेलीगेशन ने रशिया ने अब जो है ये भी कहा है कि उनके द्वारा दिए गए सिक्योरिटी गारंटीज़ के प्रपोज़ल, यानी कि नेटो या अमेरिका जो है पूर्वी यूरोप में जहां तक जा चुके हैं उसके और पूरब में, यानी रशिया के बॉर्डर पर या रशिया के आसपास जो है कोई एक्सपेंशन नहीं करेंगे, किसी और देश को अपने नेटो मेंबरशिप में नहीं जोड़ेंगे, कहीं पर जो है पश्चिमी देश अपने हथियार तैनात नहीं करेंगे या हथियारों का जो है ज़ख़ीरा बेचेंगे नहीं। इस तरह की जो सिक्योरिटी गारंटीज़ की बात हो रूस की तरफ से कही जा रही थी, उसके जवाब में जो है लिखित में ठोस प्रस्ताव मांगे गए थे रूस की तरफ से, लेकिन अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। और अब जो है रूस ने ये कहा है कि अब एक तरह का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। रूस ये एक तरह का अल्टीमेटम दे रहा है कि उसके दिए गए प्रस्तावों पर कोई ठोस जवाब उसको चाहिए, अगर स्थिति जो है उसको संभालना है तो, और नहीं तो जो है फिर रूस अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ उचित होगा, उचित समझेगा, वो करेगा। इस बीच ऐसा लग रहा है कि दुनिया फिर से खेमेबाजी की ओर या कोल्ड वॉर सिचुएशन की ओर बढ़ रही है। हालांकि आकलन तो ये है अमेरिकन मीडिया का कि एक्चुअल वॉर होने वाली है, यानी कि रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला करेगा, ऐसा पश्चिमी मीडिया का दावा है। लेकिन एक तरह का शीत युद्ध तो हो ही चुका है शुरू, और उसके ज़रिए जो है अब दुनिया के देशों को भी जो है अपने अपने खेमे में जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। इस संदर्भ में वेंडी शर्मन, जो कि अमेरिका की तरफ से रूस से नेगोशिएट कर रही थी यूक्रेन संकट पर, उन्होंने जो है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी से जो है बात की है, और यूक्रेन के संकट के बारे में विस्तृत तौर पे बातचीत हुई है। और हालांकि भारत ने अपनी तरफ से क्या कहा वो तो पता नहीं है, वो हम उसके लिए हमें भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी तरफ से कोई बयान आने की उम्मीद है। तो ये एक बात हुई। लेकिन ये तो ज़रूरी है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इस मुद्दे पर जो है दोनों संपर्क बनाए रखेंगे और सभी जानकारियों और स्थितियों का जो है आकलन साथ में करेंगे, और जो कुछ ज़रूरी होगा वो किया जाएगा। इसके अलावा जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया जो रैबकॉफ साहब हैं, जो कि रशिया की तरफ से अमेरिका से नेगोशिएट कर रहे थे, उन्होंने भी आज भारत के जो एम्बेसडर हैं रूस में, पवन कपूर, उनसे मुलाकात करके और उनको जो है पूरी विस्तृत जानकारी दी है, और कहा है कि ब्रसल्स और वियना में जो बैठकें हुई हैं और रूस जिस तरह के सिक्योरिटी गारंटीज़ मांग रहा है, उन सब चीज़ों की प्रासंगिकता और उनकी ज़रूरत पर जो है काफ़ी डिटेल में जो है चर्चा हुई है। और भारत को वहाँ भी बताया गया है कि इस मुद्दे पर जो है दोनों पक्ष साथ में रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि जहाँ तक हथियारों की बात है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात है, तो रूस हमारा ऐसा सहयोगी रहा है जिसने कि कभी निराश नहीं किया है। एक सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है कि आज जो जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, जो कुदनकुलन में न्यूक्लियर रिएक्टर जो बिजली पैदा करने वाला हो, चाहे आपके सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट इंजन SFDR टेक्नोलॉजी की मिसाइल हो,
चाहे वो आपके सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो ब्रह्मोस, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल है, ये सब कुछ रूस के साथ ही हमने बनाया है। और अभी भी जो है भारत अगर 7.5 लाख के आसपास AK-203 राइफ़ल अगर उसको चाहिए तो भारत में अमेठी में जो है ये राइफ़ल बनेंगे विद कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी जो है ये कहना होगा कि 2020 में जब चीन के साथ बॉर्डर क्राइसिस हुआ तो सबसे पहले जो है जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो उस महामारी के दौर में जो है वो रूस की यात्रा पर गए और उन्होंने वहाँ पर जो है कुछ ज़रूरी सैन्य साजो सामान उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरी सप्लाई होनी चाहिए, और वो हुआ भी। ये तब हुआ जबकि रूस का चीन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत ही अच्छे स्तर का व्यापार होता है, लेकिन फिर भी उसने भारत को की जो सैनिक ज़रूरतें थी उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। कश्मीर मुद्दे पर भी जब भी भारत को आवश्यकता थी तो रूस हमेशा से साथ खड़ा रहा है, और ये जो है हमारे रूस के साथ रिश्ते हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है। भारतीय मूल के अमेरिकी लोग हैं जो वहाँ पे हर तरह से संपन्न हैं, और वो वहाँ के समाज के उच्चतम स्तरों तक पहुँच चुके हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो। सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं आप देखेंगे ये वहाँ का जो है स्थिति है। और इसके अलावा जो है अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड जो है वो $100 बिलियन से भी ऊपर का है, और इसको बढ़ाने की जो है योजना है। इसके अलावा नेचुरल गैस और तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अलावा टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो है गूगल और ट्विटर और सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप देखेंगे भारतीयों का अच्छा दखल है, और मतलब बहुत ज़बरदस्त उनका दखल है, और अच्छे पोजीशंस में बहुत तेज़ी से प्रमोशन पाते हुए ये लोग जो हैं वो सफलता की ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं, और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो भारत जो है आज के दिन में, ये 1990 के पहले का बात अलग था। उस समय जो है हम सोवियत यूनियन को चुन सकते थे, लेकिन आज के दिन में जो है भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो इस स्थिति में अमेरिका या रूस में से किसी एक को बड़ी आसानी से चुन पाए। तो इसलिए भारत की दिक्कत तभी ये है, और भारत को ये सोचना होगा कि उसे अपनी स्थिति का आकलन करके जो है इस पूरे मामले को देखना होगा। जहाँ तक बात है यूक्रेन संकट की, जैसा मैंने बताया कि क्रीमिया और रूस का जो बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगता है, वहाँ पर तो सेना की तैनाती पहले से ही है, और उसी को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। लेकिन अब जो नई बात हुई है वो ये कि रूस ने ये ऐलान कर दिया है कि वो बेलारूस की ज़मीन पर जा कर के, और वहाँ पर रूस और बेलारूस दोनों मिल करके जो है दोनों की सेनाएं जो हैं वो आपस में कुछ एक्सरसाइजेस करने वाली हैं, और उससे ये पता चलेगा कि क्या बेलारूस पर अगर कोई हमला होता है तो क्या वो अपना बचाव करने में सक्षम होगा कि नहीं होगा। लेकिन दुनिया ये मान रही है कि क्रीमिया, रूस का बॉर्डर और बेलारूस, अगर इन तीनों जगहों पर जो है रूसी सेना तैनात हो जाती है तो होगा ये कि तीन तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमला करने की स्थिति में आ जाएगा रूस। और उस समय जो है यूक्रेन बहुत ज़बरदस्त संकट में आ जाएगा, और लोगों में भगदड़ मच जाएगी, सिविलियन अनरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग जो है वो पश्चिम की तरफ भागेंगे, और यूक्रेन के पश्चिम में की तरफ भागना अगर शुरू करेंगे तो यूरोप के कुछ देशों में जो है वो शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है। इसमें रोमानिया, बल्गेरिया, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं आपके, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, ये सारे देशों में जो है ये शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के लोग जो हैं वो भागना चाहेंगे वहाँ से।
मैंने अगर अगर ये माना जाए कि रूस हमला करता है तो। और ये भी हमें याद रखना होगा कि यूक्रेन जो है ऑलरेडी जो है पूर्वी जो यूक्रेन है वहाँ पे अलगाववाद पहले से चल रहा है, वहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ और हिंसक आंदोलन जो है वो 2014 से ही चल रहा है। तो यूक्रेन काफ़ी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। पश्चिम के देश यूक्रेन के साथ अपना सॉलिडेरिटी यानी अपने अपने साथ खड़े होने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ ठोस यूक्रेन को देने के लिए नहीं है फ़िलहाल। यही सुनने को आता है कि कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है कुछ आप जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स या कोई शॉर्ट रेंज मिसाइल इसी तरह की चीज़ें जो है वो यूक्रेन को दी जा रही हैं। इससे हासिल कुछ नहीं होना है। इससे होना यही है कि अगर रूसी सेना अगर आगे बढ़ती होगी तो एक दिन में जितना डिस्टेंस कवर होता होगा वो हो सकता है कि 2 दिन में हो या 3 दिन में हो। आप उसको डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अमेरिका के कुछ मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, तथाकथित एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका को जो है वो यूक्रेन में जितने लोग लड़ना चाहें रूस के ख़िलाफ़ या रूसी आक्रामकता के ख़िलाफ़ या रूसी हमले के ख़िलाफ़, तो उनको भी हथियार देने का काम अमेरिका को करना चाहिए, जैसा अफ़गानिस्तान में किया गया था। तो अब अफ़गानिस्तान के हालात और यूक्रेन के हालात कितने कितने आपस में मिलते जुलते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो स्थिति नज़र आ रही है वो ये कि जो पश्चिमी देश जिस तरह से भागे हैं अफ़गानिस्तान से, लगभग वही स्थिति अभी यूक्रेन के साथ दिख रही है, क्योंकि कोई भी ठोस रूप में जो है मदद यूक्रेन को नहीं मिल रही है। और किसी तरह का जो है सैनिक कार्रवाई करके जो है हस्तक्षेप करने की बात भी अभी तक किसी न यूरोपीय देश ने कही है और न अमेरिका ने कही है। वो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि रूस को हम प्रतिबंधों के माध्यम से जो है सजा देंगे। अब उसका कितना फ़र्क पड़ेगा या रूस जो है इससे कितना घबरा जाएगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको ये पता ही है कि प्रतिबंध लगेंगे और उसको कैसे उससे बचना है ये रूस ने कुछ न कुछ सोच ही रखा होगा। इस बीच मतलब एक बहुत मज़े की बात ये भी है कि पूरा यूरोप जो है वो 30 से 40% जो उसकी गैस की आपूर्ति है वो रूस के माध्यम से हो रही है। तो अगर आप रूस पे प्रतिबंध लगाते हैं, उससे व्यापार बंद करते हैं, तो ये 30 से 40% गैस की आपूर्ति आप कहाँ से करेंगे, तब जबकि आपके यहाँ सबसे पीक में डिमांड है। ठंड के दिनों में जो है वो घर गर्म रखने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त गैस की डिमांड रहती है। और चूँकि महामारी से रिकवरी के कुछ हालात हैं, तो इसलिए पूरी दुनिया में गैस की मांग बढ़ी है और इसलिए जो है इनके दाम भी बहुत बहुत ऊँचे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो है अगर आप ये कहें कि 30 से 40% गैस को जो है हम नहीं खरीदेंगे ये रूस से, और जनता पे इसकी मार पड़ेगी या जो इकोनॉमी है इन देशों की, यूरोपीय देशों की, उस पर इसका फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिला करके ये कैसे आप इसको सुनिश्चित करेंगे, इसके बारे में कहीं कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो स्थिति काफ़ी विकट है और अभी तक रूस ने यह माना नहीं है कि वो यूक्रेन पे हमला करने जा रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ज़ोर से और बहुत बार बार जो है इस बात को उठा रहा है कि बेलारूस में किसी बहाने से रूसी सेना का जाना जो है ये बिल्कुल तय है कि ऐसा कोई हमला होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनवरी के मध्य और फरवरी के मध्य में जब इस इलाके में जो है बर्फ़ एकदम ठोस हो जाती है ठंड के चलते, उस समय जो है टैंक्स और भारी वाहन जो हैं वो उसमें से आराम से गुजर जाएंगे उसके ऊपर से, और इस समय जो है मूवमेंट आसान होगा रूसी फ़ौज के लिए। इसलिए जो है इस समय को चुना गया है और इस समय जो है वो ऐसी कोई कार्रवाई होगी। तो फरवरी तक ऐसा कुछ होता है कि नहीं हमें देखना होगा। बाकी दुनिया भी अभी रिएक्ट कर रही है कि नहीं, चीन का इस पर क्या रुख है, चीन इस मौके का फ़ायदा उठा करके ताइवान पर तो हमला नहीं कर देगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो फरवरी मार्च तक जो है क्लियर होंगी।